नमस्कार दोस्त, इस क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। शुरुआत करते हैं। परिसंचरण तंत्र है इसके खोजकर्ता है विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की थी। विलियम हार्वे ने जब अपने साथियों को, अपने बहुत से लोगों को जब बताया कि जो रक्त होता है हमारे शरीर में चक्कर लगाता रहता है, तो जो उसके साथी थे, बहुत सारे जो लोग थे, उन्होंने क्या बनाया, उसका मजाक बनाया कि अरे नहीं, ऐसा नहीं होता, रक्त है वो शरीर में चक्कर नहीं लगाता। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अपनी खोज जारी रखी और 1628 ईस्वी में सिद्ध कर दिया कि जो रक्त है शरीर में चक्कर लगाता रहता है। इसलिए इसकी खोज करता है विलियम हार्वे, यानी रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की थी? विलियम हार्वे। आगे देखते हैं, जो परिसंचरण तंत्र है इसके अंतर्गत हम निम्न का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले लेते हैं इसमें रुधिर, उसके बाद में हृदय और रुधिर वाहिनियां, यानी जो रक्त परिसंचरण तंत्र है इसके अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे रुधिर का, हृदय का और रुधिर वाहिनियों का। इन तीन का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम रुधिर या जिसे कहते हैं रक्त या ब्लड। देखिए, जो रुधिर है ये क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक। जो रुधिर है क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी कि जो रुधिर है तरल अवस्था में पाया जाता है। संयोजी यानी शरीर के जो विभिन्न अंग हैं उनको जोड़ने का कार्य करता है। और ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह। इस प्रकार जो रुधिर है क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है। अगला, रुधिर की पीएच का मान होता है 7.4, यानी कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। इसकी क्वेश्चन आ जाए, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? हल्की क्षारीय होती है। एक है जो रुधिर है यह क्या है? एक बफर विलियन। और बफर विलियन किसे कहते हैं? बफर विलियन यानी वह विलियन जो पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करे, वो कहलाता है बफर विलियन। तो यानी जो रक्त है वो ये अपनी जो पीएच है लगभग 7.4 ही रखता है, इसके मान में परिवर्तन नहीं होने देता। इस कारण रक्त क्या है? एक बफर विलियन है। अब देखिए, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग कितना रक्त पाया जाता है? एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है। अगर शरीर के भार के अनुसार देखें तो लगभग भार का 7% तक शरीर में रक्त पाया जाता है। यानी रुधिर है क्या है? कि तरल संयोजी ऊतक है। इसकी पीएच का मान 7.4 होता है, यानी कि हल्का क्षारीय होता है। यह क्या है? एक बफर विलियन है। बफर विलियन कहते हैं जो पीएच के मान में परिवर्तन का विरोध करे। तो रक्त क्या है? एक बफर विलियन है। एक स्वस्थ व्यक्ति में लगभग 5 से 6 लीटर तक रक्त पाया जाता है। और अगर भार के अनुसार देखें तो एक व्यक्ति के भार का लगभग 7% तक शरीर में रक्त पाया जाता है। आगे देखते हैं रक्त के कार्य, यानी जो रक्त है वो क्या क्या कार्य करता है। देखिए, रक्त का काम है जैसे O2 व CO2 का परिवहन करना, यानी शरीर के अंदर ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। शरीर के अंदर विभिन्न पोषक पदार्थ हैं, शरीर में विभिन्न हार्मोन हैं, उनका परिवहन करना। शरीर के अंदर जो उत्सर्जित पदार्थ हैं उनको परिवहन करना। उसके बाद में शरीर का तापमान संतुलित रखना, शरीर का जो तापमान है हमारा वो नियत रखने का कार्य भी रुधिर के द्वारा ही किया जाता है। उसके बाद में शरीर की जो पीएच है उसको नियत रखना,
शरीर में प्रतिरक्षण का कार्य करना। इस प्रकार जो रक्त है शरीर के अंदर विभिन्न प्रकार के कार्य करता है। आगे देखते हैं रक्त के बारे में। जो रक्त है यह मुख्य रूप से दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। रक्त है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसका जो द्रव भाग होता है वो तो कहलाता है प्लाज्मा। बात करते हैं हम रक्त की। रक्त मुख्य रूप से दो प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है। इसका जो द्रव भाग होता है वो तो होता है प्लाज्मा। इसका जो द्रव भाग होता है वो होता है प्लाज्मा, और जो ठोस भाग होता है वो होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर कणिकाएं। द्रव भाग हो गया प्लाज्मा, ठोस भाग हो गया रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है यह रक्त का 55% तक भाग बनाता है। रुधिर कणिकाएं होती हैं 45% तक, यानी 55% तक होता है प्लाज्मा, और रुधिर कणिकाएं होती हैं 45% तक। उसके बाद में जो प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर लगभग 92% तक होता है जल, और जो 8% है वो होता है कार्बनिक अकार्बनिक। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, जिनके अंदर मुख्य रूप से जैसे ग्लूकोज हो गया, जैसे ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल हो गया, वसा अम्ल हो गया, वसा अम्ल। उसके बाद में जो ऑक्सीजन है। इस प्रकार जो प्लाज्मा है उसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन प्रोटीन है, ये इसमें पाई जाती है। उसके बाद में इसमें प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन है, ये भी पाई जाती है इसमें एक प्रोटीन और पाई जाती है फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये भी पाई जाती है। तो प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है, प्रोथ्रोम्बिन और जो फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, ये रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। रक्त का थक्का जमाने में मदद करती हैं। हम देख रहे थे रक्त के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एक तो प्लाज्मा और एक रुधिर कणिकाएं। जो प्लाज्मा होता है यह रुधिर का लगभग 55% तक भाग बनाता है। इसमें 92% तक जल होता है, और 8% तक होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ, जिनमें मुख्य रूप से ग्लूकोज है, एमिनो अम्ल है, वसा अम्ल है, ऑक्सीजन है आदि होते हैं। साथ ही इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं, जैसे ग्लोब्यूलिन है, प्रोथ्रोम्बिन है और फाइब्रिनोजन, ये इसमें प्रोटीन भी पाए जाते हैं। जो प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का जमाने में क्या करती है, मदद करती हैं। ये हो गया प्लाज्मा। उसके बाद में हम देखते हैं रुधिर कणिकाएं। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, यानी जो रुधिर कणिकाएं हैं, रुधिर कणिकाएं ये मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। जो रुधिर कणिकाएं होती हैं मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। इनको हम विस्तार से देखते हैं। सबसे पहला ले लेते हैं हम आरबीसी। सबसे पहला लेंगे हम आरबीसी। नंबर 1 पे ले लेते हैं हम आरबीसी। जो आरबीसी है इन्हें हम कहते हैं लाल रक्त कणिकाएं। इन्हें कहते हैं हम लाल रक्त कणिकाएं। लाल रक्त कणिकाएं, या इनका एक दूसरा नाम है इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट भी इनको कहा जाता है। देखते हैं आरबीसी। आरबीसी का जो निर्माण है
वो होता है अस्थि मज्जा में, अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो, अस्थि मज्जा में इनका निर्माण होता है। और यानी भ्रूणावस्था में, यानी भ्रूणावस्था में, भ्रूणावस्था में इनका जो निर्माण है वो होता है पलिहा में, यकृत जो या जो पलिहा है उसके अंदर इसका निर्माण होता है। इनकी संख्या की बात करें तो ये संख्या में होती है लगभग 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी, प्रति घन मिमी, यानी जो इनकी संख्या होती है 50 से 55 लाख प्रति घन मिमी। यानी अगर एक एक मिमी के अगर घन बना लिए जाए तो प्रत्येक घन के अंदर इनकी संख्या होगी 50 से 55 लाख तक क्या होती है, इनकी संख्या होती है। इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। भ्रूणावस्था के अंदर आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, पलिहा या यकृत के अंदर होता है। संख्या में 50 से 55 लाख होती है। कभी कभी क्या होता है, देखो आरबीसी की संख्या में, आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। और वृद्धि कब होती है, जब हम ऊंचाई पर जाते हैं, यानी ऊंचाई वाले स्थानों पर जाने पर आरबीसी की संख्या में वृद्धि होती है जो शरीर के लिए लाभदायक होती है। इस स्थिति को कहते हैं हम पॉलीसाइथीनिया, पॉलीसाइथीनिया, पॉलीसाइथीनिया। पॉलीसाइथीनिया किसे कहते हैं, आरबीसी यानी ऊंचे क्षेत्रों में जाने पर आरबीसी की संख्या में क्या होती है, वृद्धि होती है, जिसे कहते हैं हम पॉलीसाइथीनिया कहा जाता है। अगर आरबीसी की संख्या में कमी आए, अगर आरबीसी की संख्या में कमी आ जाती है, इसे कहते हैं हम एनीमिया, एनीमिया, या जिसे कहते हैं रक्त क्षीणता, रक्त क्षीणता, या इसे कहा जाता है एनीमिया। अधिकता तो कहलाएगी पॉलीसाइथीनिया और कमी कहलाती है इसकी एनीमिया, रक्त क्षीणता कहलाती है। उसके बाद में जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर एक लाल रंग का वर्णक पाया जाता है, लाल रंग का वर्णक, जिसे कहते हैं हम हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। यानी जो आरबीसी है उसके अंदर लाल रंग का एक वर्णक पाया जाता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। उसको शॉर्ट में लिखते हैं HB, इसे हीमोग्लोबिन कहते हैं। अब देखो जो हीमोग्लोबिन है इसका मुख्य कार्य क्या है, ऑक्सीजन व कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। अब जो हीमोग्लोबिन है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और बनाता है HbO2, जिसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन इसको कहा जाता है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि जो रक्त है उसका लाल रंग किस किस के कारण होता है, एक तो होता है हीमोग्लोबिन के कारण, एक होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, और एक होता है आयरन, आयरन या जिसे हम कहते हैं लोहा, ये हेमेटिन के रूप में पाया जाता है, हेमेटिन, हेमेटिन के रूप में कहाँ पाया जाता है, ये हीमोग्लोबिन के अंदर ही पाया जाता है। तो इनके कारण ही रक्त का रंग लाल होता है। इसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण, ऑक्सी हीमोग्लोबिन के कारण, और आयरन किसके रूप में होता है, हेमेटिन के रूप में होता है। इनके कारण ही रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। उसके बाद में आगे देखते हैं, जो हीमोग्लोबिन है इसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है, लाल होता है। 100 ml रक्त में, 100 ml रक्त में लगभग 12 से 16 ग्राम, 12 से 16 ग्राम तक हीमोग्लोबिन पाया जाता है। 100 ml रक्त में 12 से 16 ग्राम तक क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। और सर्वाधिक जो हीमोग्लोबिन है वो किस में पाया जाता है, भ्रूण में। उसके बाद में यानी इससे कम होता है बच्चों में, उससे कम किस में होता है, युवाओं में, और सबसे कम होता है बुजुर्गों में। यानी जो हीमोग्लोबिन है सबसे ज्यादा किसमें होता है, भ्रूण में, उसके बाद उससे कम होता है बच्चों में, उससे कम युवाओं में, सबसे कम होता है बुजुर्गों के अंदर होता है। जो बूढ़े व्यक्ति हैं उनमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होती है, और भ्रूण अवस्था में हीमोग्लोबिन की मात्रा क्या होती है, सर्वाधिक होती है। उसके बाद में आगे देखते हैं,
आरबीसी जो है उनकी मृत्यु कहां होती है? आरबीसी की मृत्यु, आरबीसी है इसकी मृत्यु कहां होती है? पलिहा में। आरबीसी की जो मृत्यु है वो होती है पलिहा के अंदर, आरबीसी की मृत्यु होती है। इस कारण जो पलिहा है उसको कहा जाता है आरबीसी का कब्रगाह है। आरबीसी का कब्रगाह है, कब्रगाह है या इसको कहते हैं कब्रिस्तान, कब्रगाह है या कब्रिस्तान। यानी जो आरबीसी है उसकी मृत्यु पलिहा के अंदर होती है, इस कारण आरबीसी का क्या कहा जाता है? इसे कब्रगाह है या कब्रिस्तान कहा जाता है। जो पलिहा है इसको शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है। शरीर का ब्लड बैंक, शरीर का जो ब्लड बैंक है वो भी पलिहा को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ये पलिहा है, पलिहा के अंदर क्या होता है? जैसे जिसकी मृत्यु होती है, विभिन्न जो रक्त कणिका की मृत्यु होती है, विभिन्न का यहाँ पर निर्माण भी होता रहता है। या तो यहाँ पर अधिकांश संख्या में क्या पाई जाती है? रक्त कणिकाएं या रुधिर कणिकाएं पाई जाती है। इस कारण से शरीर का ब्लड बैंक भी कहा जाता है, शरीर का ब्लड बैंक भी इसको कहा जाता है। तो ये हमने पहला देख लिया आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएं या इरिथ्रोसाइट्स। अब हम दूसरा लेते हैं डब्ल्यूबीसी। दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी, दूसरा आता है डब्ल्यूबीसी जिसे कहते हैं हम सफेद रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं, सफेद रुधिर कणिकाएं, या इनका एक नाम और है ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट। जो डब्ल्यूबीसी है इनको कहा जाता है सफेद रुधिर कणिकाएं या ल्यूकोसाइट। अब देखिए जो डब्ल्यूबीसी है इनका जो निर्माण है वो भी कहां होता है? अस्थि मज्जा में होता है, निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। और इनकी जो मृत्यु है वो किस में हो जाती है? रक्त में। इनकी जो मृत्यु है वो रक्त में ही हो जाती है। जो डब्ल्यूबीसी है इनका निर्माण तो होता है अस्थि मज्जा में, इनकी मृत्यु हो जाती है रक्त के अंदर, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक होता है। इनका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन तक होता है। जबकि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? जो आरबीसी है उसका जीवन काल होता है 120 दिन। आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन, जबकि जो डब्ल्यूबीसी इसका जो जीवन काल होता है 2 से 4 दिन। जो डब्ल्यूबीसी है उनकी संख्या कितनी होती है? ये होती है 8 से 11,000 तक, यानी 8,000 से 11,000 तक क्या होती है? इनकी संख्या होती है, प्रति घन मिमी इनकी संख्या होती है। अब देखो जो ही शरीर के अंदर देखो डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ेगी तो शरीर में क्या उत्पन्न होती है? एलर्जी, शरीर में उत्पन्न होती है एलर्जी। ध्यान देना, शरीर के अंदर जब डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ती है तो शरीर चेतावनी देता है कि शरीर के अंदर डब्ल्यूबीसी की संख्या में वृद्धि हो रही है। तो शरीर में क्या उत्पन्न हो जाती है? एलर्जी उत्पन्न हो जाती है। यानी एलर्जी अगर हो रही है तो इसका मतलब क्या है कि शरीर में जो डब्ल्यूबीसी है उनकी संख्या में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। अगर यह वृद्धि लाखों में पहुंच जाए, अगर डब्ल्यूबीसी है इसकी संख्या में वृद्धि होकर यह संख्या लाखों में पहुंच जाए तो व्यक्ति एक रोग से ग्रसित हो जाता है और उसी रोगों को कहा जाता है कैंसर। यानी व्यक्ति कैंसर से ग्रसित हो जाता है, या हम इसे कहते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। कैंसर या ल्यूकेमिया से क्या हो जाता है? ग्रसित हो जाता है। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी के प्रकार, यानी जो डब्ल्यूबीसी है वो कितने प्रकार की होती है? मुख्य रूप से जो डब्ल्यूबीसी है ये 2 प्रकार की होती है। मुख्य रूप से जो डब्ल्यूबीसी है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है कणिकाणु और एक होती है अकणिकाणु। यानी जो डब्ल्यूबीसी है ये 2 प्रकार की होती है मुख्य रूप से। एक तो होती है कणिकाणु, एक होती है अकणिकाणु। जो कणिकाणु है इसको बोलते हैं हम ग्रेनुलोसाइट, ग्रेन्युलोसाइट इसको कहा जाता है ग्रेनुलोसाइट, और इसको कहा जाता है एग्रेनुलोसाइट,
ग्रेन्युलोसाइट, यानी जो कणिकाणु है उनको ग्रेनुलोसाइट भी कहते हैं, अकणिकाणु को कहा जाता है एग्रेनुलोसाइट। अब जो कणिकाणु है इसके अंदर मुख्य रूप से आती है, एक तो आती है आपकी न्यूट्रोफिल, दूसरी आती है इओसिनोफिल, और तीसरी आती है बेसोफिल। यानी जो कणिकाणु है ये भी मुख्य रूप से 3 प्रकार की हो गई, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। अब जो न्यूट्रोफिल है इनकी संख्या क्या होती है, सर्वाधिक होती है। ये संख्या में क्या होती है, सर्वाधिक होती है, संख्या में सर्वाधिक होती है न्यूट्रोफिल। और किसका कार्य करती है, भक्षण का कार्य करती है, भक्षण का कार्य करती है, भक्षण का कार्य करती है। जो न्यूट्रोफिल है ये संख्या में सर्वाधिक होती है और भक्षण का क्या करती है, कार्य करती है। उसके बाद में जो इओसिनोफिल है इसका काम क्या है, संक्रमण से बचाना, संक्रमण से बचाने का कार्य कौन करती है, इओसिनोफिल। और जो बेसोफिल है ये क्या करती है, मास्ट कोशिकाओं पर क्रिया करती है, मास्ट कोशिका है उस पर क्रिया करती है, जिसके कारण क्या उत्पन्न होती है, एलर्जी, यानी इसे कह सकते हैं एलर्जी कारक। यानी कि जो WBC है मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, कणिकाणु और अकणिकाणु। जो कणिकाणु है ये भी 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल और बेसोफिल। जो न्यूट्रोफिल है ये क्या होती है, संख्या में सर्वाधिक होती है, भक्षण का कार्य करती है। इओसिनोफिल है ये संक्रमण से बचाने का कार्य करती है। और जो बेसोफिल है ये क्या करती है, मास्ट कोशिकाओं को उत्प्रेरित करती है एलर्जी उत्पन्न करने के लिए। इस प्रकार ये हो गया कणिकाणु। उसके बाद में लेते हैं अकणिकाणु। ये मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, एक तो है मोनोसाइट और दूसरी है लिम्फोसाइट। एक है मोनोसाइट, दूसरी है लिम्फोसाइट। ये दोनों क्या करती हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र है उसका क्या करती है, मिलकर निर्माण करती है। वैसे जो लिम्फोसाइट है वो भी 3 प्रकार की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, प्राकृतिक मारक क्षमता, इस प्रकार की भी 3 होती है। लेकिन इनका मुख्य काम क्या है, ये प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का कार्य करती है। इस प्रकार जो WBC है ये इसके क्या होते हैं, प्रकार होते हैं। अब तीसरा आ जाता है इसका बचा हुआ प्लेटलेट्स, जिसे या कहते हैं हम बिंबाणु, या इसका एक अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट। वो देखते हैं। तीसरी हमारी आ जाती है प्लेटलेट्स। इसका दूसरा नाम है बिंबाणु या थ्रोम्बोसाइट। जो प्लेटलेट्स है उन्हें हम बिंबाणु भी कहते हैं या कहते हैं इन्हें थ्रोम्बोसाइट। बात करते हैं इनका निर्माण भी कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में ही होता है। अस्थि मज्जा के अंदर इनका निर्माण होता है। इनका जीवन काल होता है 10 दिन, जीवन काल होता है इनका 10 दिन। और ये इनकी संख्या में होती है लगभग 3 लाख प्रति घन मिमी। इनकी संख्या होती है 3 लाख प्रति घन मिमी, इनकी संख्या होती है। उसके बाद में जो प्लेटलेट्स हैं इनका मुख्य कार्य क्या है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना। रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना।
जो प्लेटलेट्स या बिंबाणु जिन्हें कहते हैं थ्रोम्बोसाइट, इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इनका जीवन काल 10 दिन का होता है। ये संख्या में लगभग 3 लाख प्रति घन मिमी में होती हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? रक्त का थक्का जमाने में सहायता करना, यानी कि जो रक्त है उसका थक्का जमाने में क्या करती हैं? सहायता करती हैं। अब एक आप रोग सुना होगा आपने, जैसे डेंगू। डेंगू रोग एक मच्छर के कारण होता है, मादा एडिस के कारण। इसके अंदर क्या होता है? जो मानव की जो प्लेटलेट्स है इनकी संख्या में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। संख्या में क्या होती है? कमी आ जाती है। इसको दूर करने के लिए इसके उपचार भी क्या करते हैं? जैसे ऊंटनी है, भेड़ है या बकरी है, इसका दूध पीते हैं, या जो पपीते के पत्ते के जो छिलके हैं उनका क्या करते हैं? जूस बना के पीते हैं, जिससे जो प्लेटलेट्स है इनकी संख्या में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है। अब जो परिसंचरण तंत्र है इसका दूसरा भाग लेंगे हम, हृदय, जिसे हम आगे की कक्षा में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।